स्वागत है आप सबका फिनशाला के इस नए वीडियो पर। एनआईएसएम सीरीज 8 की हम बात कर रहे हैं, इक्विटी डेरिवेटिव्स का चैप्टर नंबर 10। यहाँ पर मैं चैप्टर वाइज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आपको फ्रेम किए जा सकते हैं। तो जब कभी भी आप इस चैनल को देख रहे हो और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत सारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो आप मिस कर जाओगे। तो आपको करना ये चाहिए कि आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके 9 तक का आपका एक्सप्लेनेशन देख लेना चाहिए, तो आपको बुक की वाली फीलिंग आएगी और उसके बाद आप चैप्टर नंबर 10 को चालू कीजिए। और जो हमारे साथ बने हुए हैं उनके लिए मैं आप आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन कि आंसर्स क्या क्या होने चाहिए। हमारा टॉपिक है सेल्स प्रैक्टिसेस एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन सर्विसेज, जो कि लास्ट टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका फंक्शन क्या क्या है, तो उनके फंक्शंस क्या क्या हैं तो एक एक करके हम समझ लेते हैं। पहला कहता है टू इंश्योर स्टेबल मार्केट एंड टू सपोर्ट रियल इकोनॉमी। बिल्कुल, ये तो एक आपका वैलिड पॉइंट है ही। इसके बाद टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोवाइड सस्टेनेबल फाइनेंशियल सर्विसेज। जी हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। गिविंग गुड एडवाइस, गिविंग गुड एडवाइस एंड हैविंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। बिल्कुल, तो अब अगर ये तीनों ही है तो आंसर क्या होगा? आपका होगा आंसर ऑल ऑफ द अबव। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। हर बार की तरह कह रहा हूं, जब जब आप ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव आंसर देखेंगे तो ये मत समझिए कि सर आप हर बार का आंसर ऑल ऑफ द अबव क्यों रख रहे हो। मैं ऑल ऑफ द अबव इसलिए रख रहा हूँ कि इस बहाने में आपको सारे सही पॉइंट्स बता सकता हूँ, ताकि जब कभी भी ये पॉइंट्स आपके सामने आए, किसी और रूप में आए, तो भी आप इस चीज को आप आसानी से अप्रोच कर सकते। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Financial market investors needs to be careful while investing in any of the financial products in the market. जब कभी भी इन्वेस्टर किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करता है तो उसे बहुत सावधानी से इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स है जो उसको ध्यान पे रखने चाहिए? तो पहला है हाई रिटर्न और हाई रिस्क और रिस्क फ्री। हाई रिटर्न के बारे में अगर आपको कोई झांसा देता है या रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको कोई झांसा देता है तो बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहिए कि इनसे आपको बचना चाहिए। चर्निंग्स, चर्निंग से आपको बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्विसेज एंड अनसुटेबल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। कोई भी इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विस दे रहा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर आप बहुत एज वाले हैं और आपको कोई रिस्की इंस्ट्रूमेंट आपको कोई दे रहा है, इसे कहा जाता है अनसुटेबल इन्वेस्टमेंट। आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, आपको एग्रेसिव प्रोडक्ट दिया जा रहा है, वो होता है अनसुटेबल इन्वेस्टमेंट। रिकमेंडेशन, इन सब से आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, which of the following specific parameters are related to overall client due diligence process? ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो क्लाइंट्स के ड्यू डिलीजेंट प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं? पहला आता है पॉलिसी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट। आप कभी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको उसका ड्यू डिलीजेंस करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग द क्लाइंट। क्लाइंट को आइडेंटिफाई करने का एक प्रोसीजर होना चाहिए। तीसरा होता है ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, स्पेशली सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग, जिसको हम शॉर्ट में एसटीआर भी कहते हैं। तो आप अगर कभी भी किसी क्लाइंट की सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हो तो आपको रेगुलेटर का वेट नहीं करना है, आपको खुद उसको रिपोर्ट करना है। ये सारे पॉइंट्स कवर होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। चलिए चौथे पॉइंट्स पे आते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अ कंपनी। कंपनी के केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे? पहला होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बिल्कुल ये लगेगा। इसके बाद आता है रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू ओपन एन अकाउंट। बिल्कुल ये भी लगेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी ग्रांटेड टू इट्स मैनेजर्स। बिल्कुल ये भी लगेगा। तो इसका भी आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। वापिस से कह रहा हूं,
देखिए क्योंकि ऑल ऑफ द अबव है, मैंने आपको तीनों चीजें बता दी। अब आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे, यस और नो पूछे, वन इज करेक्ट, रेस्ट ऑल आर नॉट करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। अब आप इसका आंसर आप दे पाओगे। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, कंडक्ट ऑफ ऑनगोइंग ड्यू डिलिजेंस एंड स्क्रूटिनी मीन्स। इसका मतलब क्या क्या होगा? जो ड्यू डिलिजेंस और स्क्रूटिनी में क्या क्या आता है? वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कस्टमर, कौन उसका बेनिफिशियल ओनर है। ऑप्शन नंबर बी, परफॉर्मिंग ऑनगोइंग स्क्रूटिनी ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप। अगर एक क्लाइंट और एक मेंबर की जो भी रिलेशनशिप होती है उसका पूरा ट्रेल वो निकाल सकते हैं। डिटरमाइन विच इंडिविजुअल्स अल्टीमेटली ओन्स और कंट्रोल्स द कस्टमर। अब क्या होता है, बहुत बार कंपनीज के थ्रू एक फ्रंट बनाया जाता है, उसके पीछे में कोई और इन्वेस्टर होता है, उसको भी ट्रैक किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ड्यू डिलिजेंस और स्क्रूटिनी के अंदर में आती हैं, इसलिए इसका भी आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए। सेबी हैज सेंट्रलाइज्ड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि कहां पर आप अपनी तकलीफ को, आप अपनी कंप्लेंट को रख सकते हो। तो इस सब का एक वेब बेस्ड कंप्लेंट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म का नाम होता है स्कोर्स, जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कंप्लेंट अगेंस्ट लिस्टेड एक्सचेंज इंक्लूड्स। ये ब्रोकर के अगेंस्ट में कंप्लेंट नहीं है, ये कंप्लेंट है एक्सचेंज के अगेंस्ट में। तो आप एक्सचेंज के अगेंस्ट में कंप्लेंट तब कर सकते हो जब आपको ऑक्शन वैल्यू या क्लोज आउट वैल्यू रिसीव नहीं हुई है या आपने पे की है। तो इस केस में अगर आपको लगता है कि ये जो ऑप्शन वैल्यू है या तो रिसीव नहीं हुई या पेमेंट का कोई इशू है, तभी आप एक्सचेंज के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकते हो, राइट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। द नीड टू अंडरस्टैंड रिस्क टॉलरेंस इज। रिस्क टॉलरेंस को समझने की जिम्मेदारी कैसी है? टू अचीव अ लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर मुझे लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना है, मुझे रिस्क टॉलरेंस समझना पड़ेगा। सिंगल इन्वेस्टमेंट मॉडल विल फिट ऑल लाइफ साइकिल अप्रोच डज नॉट वर्क। ये एक रिस्क टॉलरेंस का बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती है, लाइफ साइकिल चेंज होती है, आपका रिस्क टॉलरेंस बदलता है। कम्युनिकेशन इज फोकस्ड ऑन एन एक्सप्लिसिट एंड अंडरस्टैंडेबल स्कोर और प्रोफाइल। इसके लिए भी आपको रिस्क टॉलरेंस समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर भी आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। Which of the following specific parameters are related to client's due diligence process? Policy of acceptance of clients, procedure for identifying the clients, STR report करना, ये होगा all of the above. Question number 10. Arbitration is a quasi-judicial process of settlement of dispute between trading member, investor, clearing member, investor and the issuer of the company. तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं। क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ये जुडिशियल प्रोसेस है। जैसे देखिए क्या होता है कि अगर हर चीज आप कोर्ट में लेकर जाओगे तो वो ड्रैग करता है 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। तो इस प्रोसेस को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि यहाँ पे फास्ट रिड्रेसल होता है और प्रायोरिटी रखी जाती है क्लाइंट को। तो अगर मेंबर से कंप्लेंट है, क्लियरिंग मेंबर से कंप्लेंट है, इश्यूअर से कंप्लेंट है, कोई भी कंप्लेंट होती है तो उस कंप्लेंट को रिड्रेसल के लिए आर्बिट्रेशन के पास में आप लेकर जा सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट वीडियो इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट का चैप्टर वाइज, जहां पर मैंने 10-10 करके 100 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए। अब अगर आपको लगता है कि मुझे आपको एक मेगा 25-25 क्वेश्चन की 2 सीरीज आपके सामने लानी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स पर यस लिखिए। इससे मुझे समझ में आएगा कि इस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है और मैं वो वीडियो जल्द से जल्द आपके सामने पर लेकर आऊंगा।